अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल पोस्ट कॉलोनियल फ़िक्शन के एक बड़े ही मशहूर नावल के साथ और उसके बैकग्राउंड के साथ आपके सामने पिछली 2-3 वीडियोस में हमने पोस्ट कॉलोनियल फ़िक्शन के बारे में, पोस्ट कॉलोनियलिज़म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमारी हुई। पहले मैंने आपको थोड़ा सा पोस्ट कॉलोनियलिज़म के बारे में बताया। उसके बाद जो एक बड़े मशहूर पोस्ट कॉलोनियल फ़िक्शन राइटर हैं जिनका ताल्लुक़ अफ्रीका से है, चिनुआ एचबी, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताई, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया। चिनुआ एचबी बिलोंग्स टू नाइजीरिया। अब नाइजीरिया अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता है। अफ्रीका के बारे में 16-17 सेंचुरी टू ऑनवर्ड्स एक कॉन्सेप्ट मशहूर था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई पुरानी सिविलाइजेशन नहीं थी। सिविलाइजेशन इन द सेंस कि लोग मौजूद थे, लेकिन उस तरह से आप कह लें कि एक इल्म, एजुकेशन और मॉडर्न दौर की जो सिविलाइज्ड आप कह लें कि जो अप्रेटिसेस हैं या टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो जब जितने भी कॉलोनाइज़र, जितनी भी सुपर पावर्स, दे वेंट टू अफ्रीका, मुख्तलिफ़ मुल्कों में गए जहाँ पर इन लोगों ने जाके कब्ज़े किए, तो ये अफ्रीका के बारे में कहा जाता था कि एक डार्क कॉन्टिनेंट है। इसको डार्क दो पॉसिबल रीज़न्स की बुनियाद पे कहा जाता है। एक तो ये, एक हम फिज़िकल रीज़न कह सकते हैं कि अफ्रीका जो है यहाँ बड़ी थिक फॉरेस्ट्स हैं, फॉरेस्टेशन बड़ी है, माउंटेनस एरिया भी है और दिन के वक्त भी आपको अंधेरा मिलता है। यानी ये जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ये आपके कुछ नॉवेल्स में भी आएगा, लाइक हार्ट ऑफ डार्कनेस में इसकी एक बाकायदा इमेजरी के तौर पे भी यूज़ हुआ है। तो एक डार्क कॉन्टिनेंट, इसके ओवरऑल एटमॉस्फेयर के बारे में कहा जाता है। दूसरा इसकी अनसिविलाइजेशन के बारे में। लोग उनका कम्प्लेक्शन ब्लैक है, लोग यानी वो देखने में उनकी जो स्किन का कलर है वो ब्लैक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, पुराने अंदाज में रह रहे हैं, इनका लिबास जो है वो आज के सिविलाइज्ड या उस वक्त के सिविलाइज दौर वाला नहीं है। तो इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था। और कहा यह जाता था कि जो जितने भी कॉलोनाइज़र या जितने भी वेस्टर्न या जितने भी वाइट्स हैं, ये वहाँ जा रहे हैं इन ऑर्डर टू सिविलाइज देम, इन ऑर्डर टू एजुकेट देम, इन ऑर्डर टू मेक देम केपेबल ह्यूमन बीइंग्स बनाने के लिए। ये सब वाइट्स ये समझते थे कि हम यही करने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं नावल की जो प्लॉट है या उसकी कहानी, उस पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके कल्चर के बारे में बता दूं, क्योंकि यहाँ का कल्चर समझना, इनका जो फिनोमेना या इनकी जो एग्जैक्ट डिपिक्शन या इनकी जो पिक्चर है उसको समझे बगैर आपको इसकी कहानी समझ में नहीं आएगी। सो मैंने ये ज़रूरी समझा कि अनलाइक अदर नावल्स मैं इसके कल्चर के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, अफ्रीकन कल्चर। अच्छा, अफ्रीका के बारे में याद रखिएगा, नाइजीरिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आज भी एक नक्शा उठाएं तो नाइजीरिया एक तो ये कि रकबे के अतबार से काफ़ी बड़ा मुल्क है, बहुत थिक फॉरेस्ट हैं, आज भी उस वक्त भी थे। ऑयल है यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ माइटी रिवर्स, बड़े बड़े दरिया हैं। तो प्लांटेशन बहुत है, रिसोर्सेज हैं, पहाड़ी इलाका है। तो इस टाइप का एक कंट्री है। हज़ारों साल से यहाँ जो लोग रह रहे थे, दे वर लिविंग इन ट्राइबल सिस्टम। ये जो इनके बड़े बड़े सिटीज़ थे ये बहुत बाद में आ जाके आबाद हुए। तो ये लोग जो थे ये ट्राइबल सिस्टम में रहते थे। ट्राइब्स में क्या होता था कि ट्राइब में छोटे छोटे क्लैन्स होते हैं, एक या दो बड़े विलेजेस मिला के क्लैन बन जाता है, एक जिसे आप कह लें कि एक क्लस्टर बन जाता है। तो ये वहाँ पर फिर एक और क्लैन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये मिला जुला के ये मुख्तलिफ़ कबाइल या मुख्तलिफ़ क्लैन्स की शक्ल में ये लोग रहते थे। ज़्यादातर इनका जो इनकी लाइफ का जो ज़्यादा इन्हिसार था वो एग्रीकल्चर पे था। यैम प्रोडक्शन ये बड़ी बड़े शौक़ से करते थे। कुछ फल उगाते हैं, कुछ यैम की प्रोडक्शन इनके यहाँ होती है। जैसे मैंने इससे पहले भी शायद जिक्र किया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो फिज़िकली बड़े वेल बिल्ट हैं, बहुत मजबूत हैं। तो ये जो मेहनत वाला, मुशक्क़त वाला काम वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सो ये ट्राइब की फॉर्म में रहते हैं। पॉलीथीस्टिक सोसाइटी है, गॉड्स एंड गॉडेसेस पे यकीन रखते हैं। गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ अर्थ, गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ रेन, ऑरिकल्स। तो ये एक आप ये कह लें कि सब कॉन्टिनेंट की हिंदू सोसाइटी से मिलती जुलती है।
और जहाँ पर भी ऐसा ट्राइबल सिस्टम होता है कि जहाँ पे मोनोथीस्टिक सोसाइटी नहीं होती, तो ज़्यादातर पॉलीथीस्टिक और मुख्तलिफ़ किस्म के गॉड्स को मानने वाले लोग मौजूद होते हैं। सो दूसरा इनके यहाँ ये इनका एक ट्रेट है। जेंडर रोल्स पे आ जाएं। मेल जेंडर का काम है कि वो ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा अच्छा ये वेल बिल्ट, जैसे मैंने बताया। इनके यहाँ एक और बड़ा इनके यहाँ रिप्यूट का या एक स्टेटस का सिंबल है, वो ये कि कोई मर्द कितना फिजिकली स्ट्रांग है, वो कितना अच्छा रेसलर है। इनके यहाँ रेसलिंग की कंपटीशन होते हैं, ड्रम बीटिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ क्लैन से लोग आते हैं, रेसलिंग की कंपटीशन होते हैं, और जो अवार्ड जीतता है वो माशरे का, सोसाइटी का बड़ा हाईली रिप्यूटेड, एक बड़ा वेल डेकोरेटेड हीरो समझा जाता है। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होगा कौन को, वो भी इसी तरह का एक आदमी होगा। फीमेल रोल्स में औरतें घरों में रहती हैं, घरों में काम भी करती हैं, और इसके अलावा बच्चों को भी संभालती हैं। हट्स की फॉर्म में ये लोग रहते हैं, तो फीमेल के हिस्से में भी काम आता है। फीमेल ज़्यादातर यानी मर्दों के साथ भी काम करवाती हैं और घर में भी काम करती हैं, तो औरतों का काम जो है वो ज़रा ज़्यादा है। लाइक ऑल सोसाइटीज़, एंशिएंट सोसाइटीज़, औरतों पर जुल्म ज़्यादती भी होती है, बहुत ज़्यादा इनको राइट्स यहाँ नहीं मिले हुए। अगर हम बात करें कि ये लोग इनका जो नॉन मटीरियल कल्चर है कि किस तरह की ये लाइफ गुजारते हैं, तो ये इनके जो ओरल, इनके यहाँ कोई रिटन चीज़ें नहीं हैं, ओरल ट्रेडिशंस हैं जिसमें मिथ्स हैं इनकी पुरानी बनी हुई, गॉड्स की कहानियाँ हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस की कहानियाँ हैं, वो सीना बसीना चलते चलते लोगों तक पहुँचती हैं। तो ये मिथ्स पे यकीन रखते हैं, जो कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सुनाती है और फिर ये आगे चलते हैं। लेजेंड्स हैं इनके, आबा अजदाद, हिस्ट्री की कहानियाँ हैं, बैटल्स की कहानियाँ हैं, इनकी वॉर्स की कहानियाँ हैं, बहादुरी के किस्से हैं, अच्छी फसल उगाने के किस्से हैं, और ये वो किस्से हैं जो अगेन मिथ्स और लेजेंड्स और हिस्टोरिकल हीरोज़ की कहानियाँ आगे लेके चलते हैं। फोक टेल्स हैं, हर इलाके की अपनी अपनी इनका कल्चर थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, तो हर इलाके की अपनी कहानियाँ हैं। कहानियों का भी सब्जेक्ट भी अलग अलग है, मर्दों की कहानियाँ, औरतों की कहानियाँ, गॉड्स एंड गॉडेसेस की कहानियाँ, एनिमल्स की कहानियाँ, इनोसेंट एनिमल्स की कहानियाँ, परिंदों की, बर्ड्स की, वाइल्ड एनिमल्स की, और जंगल की कहानियाँ, और इस तरह की इनके यहाँ फोक टेल्स होती हैं जो ये अपने बच्चों को सुनाते हैं। जस्ट लाइक आप कह लेंगे जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है नाइट टाइम जो स्टोरीज सुनाई जाती हैं, तो ये इस तरह से सुनाई जाती हैं बच्चों को। प्रोवर्ब्स हैं, बहुत सारी इनके लैंग्वेज के हिस्सा हैं, वो प्रोवर्ब्स ये लोग बोलते हैं। मॉरलिस्टिक टेल्स हैं। एक चीज़ है कि इनके यहाँ को बहुत बड़े आपको वो सारी के सारे क्राइम्स जो हमारे यहाँ आज सिविलाइज्ड वर्ल्ड में मौजूद है वो यहाँ नहीं है। कोई आपको चोरी चकारी या इस तरह का या मेल फीमेल मिक्सअप, फ्री मिक्सअप विदाउट आउटसाइड मैरिज यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनके यहाँ मोरालिटी का ये कॉन्सेप्ट है कि जब एक लड़की की शादी लड़के से होनी होती है तो पहले ये चेक किया जाता है कि आया लड़की वर्जिन है या नहीं है, तो उसकी वर्जिनिटी, और जो ब्राइड वाली साइड की औरतें हैं तो फिर उसको फिज़िकली एग्जामिन करती हैं और बताती हैं कि ये वर्जिन है या नहीं है, और अगर वो वर्जिन नहीं है तो वो एक बहुत बुरी औरत समझी जाती है जिसकी सज़ा मौजूद है। और फिर वर्जिनिटी और फिर उसकी ब्यूटी के एतबार से फिर उसकी ब्राइड प्राइस भी तय की जाती है, जो आगे मैंने टर्म्स में भी लिखी है। ब्राइड प्राइस इस तरह से तय की जाती। अच्छा, बहादुरी और अच्छे इनके जो आप कह लें कि शिवलरिक किस्म की इनकी अपनी मॉरलिटीज़ हैं, सिवाय जेंडर रोल्स के, जिसमें हमने आगे कहानी में देखेंगे कि हमारा हीरो जो है वो कुछ ऐसे वायलेंस क्रिएट करता है अपनी बीवियों के ख़िलाफ़ या दूसरे लोगों के ख़िलाफ़। फर्टिलिटी की टेल्स हैं। फर्टिलिटी, यहाँ पर फर्टिलिटी के गॉड्स भी हैं। औरत की फर्टिलिटी और ज़मीन की फर्टिलिटी हमेशा से हिस्ट्री में, मिथ्स में, आप ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस देखिए, ग्रीक कॉन्सेप्ट्स देखिए, वो भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है। अगर आपने इडीपस टेक्स्ट पढ़ा है तो इडीपस में भी जब स्टेरिलिटी एक फैल जाती है, एक बैरननेस फैल जाती है, तो वो दो तरह की बैरननेस होती है। बारिश नहीं होती है, ज़मीन बैरन हो जाती है, और जो औरतें होती हैं वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो फर्टिलिटी हमेशा जब भी हिस्टोरिकली देखी जाती है तो वो दो चीज़ों में देखिए, एक औरतों की फर्टिलिटी, औरत की कि वो बच्चा कितना ज़्यादा पैदा करने की सलाहियत रखती है, और दूसरा ज़मीन वो कितना ज़्यादा फसल दे सकती है। तो फर्टिलिटी की इनकी अपनी टेल्स हैं। बारिश होती है, बारिश होगी तो बारिश के नतीजे में फिर फसल उगेगी, फसल उगेगी तो फिर हमें मिलेगी और फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उससे हमारे वसाइल में इजाफा होगा। तो इस तरह की टेल्स इनके यहाँ मशहूर हैं। कुछ ऐसी टर्म्स हैं तो काफ़ी सारी, जो आपने अगर बुक से देखेंगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन कुछ ऐसी जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हुई हैं, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये टर्म्स, अकबाला एक टर्म है, ये एक ऐसी औरत है कि
जिसकी मर्द जो है वो इंसल्ट करता है तो वो एक वीक वुमन के तौर पे या एक मिजरेबल औरत के तौर पे दिखाया जाता है, तो उस औरत को अकबाला कहा जाता है इस कल्चर में। अमादियोहा एक टर्म है गॉड ऑफ थंडर के लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है। और भी बहुत सारे इनके यहाँ ऐसे हैं, जैसे एक लफ्ज़ है ची हर एक आदमी का एक पर्सनल गॉड होता है अटैच्ड विद हिम और हर, यानी इसकी जो डेस्टिनी या जो फेट है, किस्मत को ये ची कहते हैं। काउरीज ये आप ये कह लें कि जैसे हमारे यहाँ सी शेल्स होते हैं, यहाँ सी शेल्स जो है वो मनी या उसकी करेंसी के तौर पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ जब भी जो लेन देन होता है तो वो काउरीज में होता है जो वाइट कलर की होती हैं। इफ़ू एक ऐसी टर्म है जो कि उस आदमी के लिए लगाई जाती है जो लेज़ी होता है, जो बेकार होता है, जो किसी काम का नहीं होता। ये टर्म हम देखेंगे अकॉनको के फादर के बारे में, यूनोका के बारे में। ब्राइड प्राइस तय की जाती है औरत की खूबसूरती को देख के, तो ब्राइड जो है वो प्राइस तय करता है, उसके बाद उसकी शादी होती है। एक वगवूज वो मास्क्ड एल्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे गांव के क्लैन के बड़े लोग, बड़ी उम्र के लोग कि जिनका काम है लोगों के मुकदमात सुनना और उसका फ़ैसला करना। ये मास्क पहन के बैठ जाते हैं और मुकदमात सुनते हैं उस वक्त, ताकि इनकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ ना की जा सकी। तो ये इनके यहाँ कॉन्सेप्ट एल, एला, एनी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अर्थ गॉडेस के लिए यूज़ होते हैं, अर्थ गॉडेस, ज़मीन की, फर्टिलिटी की। इबा फीवर के लिए वर्ड यूज़ होगा। कोला नट एक बिल्कुल एक ब्लैक कलर का नट होता है जो इस इलाके में पाया जाता है। ये यहाँ पर ख़ास तौर पे इनके हॉस्पिटैलिटी के लिए, खाने पीने के लिए, जैसे हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट ऑफ़र किया जाता है गेस्ट्स को, तो यहाँ पर कोला नट ऑफ़र किया जाता है। पाम वाइन इनके यहाँ यूज़ होगी, पाम वाइन, खजूर की शराब, और कोला नट जहाँ यहाँ पर मेहमानों को ऑफ़र की जाती है। बड़े इनके ऐसे भी कस्टम्स हैं, जैसे अगर एक आदमी जो है वो कहीं जाता है तो वो अपने साथ गोट स्किन लेके जाता है, खाल उसके पास होती है, वो मैट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ इस्तेमाल करते हैं, बैठ जाते हैं उसके ऊपर बिछा के। ओगबांजी एक टर्म है जो आगे जाके देखेंगे जो अकॉनको की बेटी के लिए यूज़ होगी। ये एक ऐसी टर्म है कि ये एक ऐसा बच्चा होता है, अनफॉर्चुनेट बच्चा होता है कि जो बार बार पैदा होता है, उसकी डेथ होती है, दोबारा कहा ये जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि दैट चाइल्ड रिटर्न्स बैक टू द वूम ऑफ हिज और हर मदर, और फिर वो वापस आ जाता है दुनिया में। यानी अकॉनको हमारा जो हीरो है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, उसके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उसकी एक बीवी से, तो बच्चों की डेथ हो जाती है। तो फाइनली इसकी एक बेटी जो सर्वाइव करती है जिसका नाम एजिनमा होगा, तो एजिनमा जो है उसके लिए वर्ड ओगबांजी इस्तेमाल होगा। बाद में फिर उसकी डिटेल इंशाल्लाह स्टोरी में मैं बताऊंगा। सो ये एक अपने माइंड में एक कॉन्टिनेंट, एक ऐसा दुनिया की जो सिविलाइजेशन से कटा दूर एक इलाका कि जहाँ पर ये ट्राइबल सिस्टम और इस तरह से ये लोग रहते हैं। अब वहाँ पर इस कल्चर में वेस्टर्न, वाइट्स, ब्रिटिश अपने तमाम तर एजुकेशनल सिस्टम, अपने तमाम तर टेक्नोलॉजी कह लें, या अपने तमाम तर हथकंडों समेत कॉलोनाइज़र वहाँ पहुँचेगा और वहाँ पर उन लोगों पर कब्ज़ा करने के, उनकी रिसोर्सेज पे, उनके माइंड्स पे, उनकी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए वहाँ पर वो सेटल हो जाएगा। कैसे होगा ये हम इंशाल्लाह देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। इस वीडियो में सिर्फ कल्चर और उसका इंट्रोडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।